दाऊद को टक्कर देने वाले बड़े बड़े हुए, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी बराबरी कुत्ते से करते, क्योंकि सब जानते हैं कि दाऊद अपने आगे किसी को भी नहीं टिकने देता है। पर भारत का नया डॉन जो सीधे पाकिस्तान के डॉन को घुटने पर ला देता है और उस डॉन की माफी मांगते हुए वीडियो और ऑडियो सामने आने लगती है, वो डॉन भला भारत से भागे हुए डॉन से क्यों डरेगा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग की, जो आज भारतीय अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द है, जिसके पीछे कई देशों की पुलिस है, बावजूद उसकी छवि भारत में किसी हीरो की तरह है। वो जेल में बंद है, लेकिन कोई उसे गुंडा मानने को राजी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम तो कुछ भी नहीं है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ी कई कहानी मैंने आपको सुनाई है और टुकड़ों टुकड़ों में बटी कई कहानियां आपने और भी कहीं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा लॉरेंस बिश्नोई के जिंदगी के हर पहलू को, कि कैसे कॉलेज का एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आज भारत का वो गुंडा बन गया है जो कानून के नाक के नीचे अपने अपराध का सिंडिकेट चलाता है। लॉरेंस की इस कहानी में दोस्ती है, दुश्मनी है, प्यार है, बदले की आग है और बड़े बड़े नाम हैं। कहीं सलमान खान तो कहीं दाऊद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और बिना देरी किए शुरू करते हैं पंचम प्रकाश की कहानियां। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1993 पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतरान वाली गांव में एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया बालकरण बरार, जिसे आज दुनिया लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानती है। बालकरण का नाम लॉरेंस पढ़ने के पीछे उसका गोरा रंग था, जिसे देखकर उसकी मां ने उसे लॉरेंस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉरेंस शब्द का मतलब होता है चमकता हुआ। हाँ, वैसे लॉरेंस चमक ही रहा है, वजह चाहे जो भी हो। आपको पता है, दाऊद के लिए भी ना एक पहुंचे हुए फकीर ने उसके पिता को कहा था कि तेरा बेटा एक दिन खूब नाम करेगा, एक दिन दुनिया पर राज करेगा। इसलिए दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने उसे अपने किसी भी औलाद से ज्यादा पढ़ाया लिखाया, पर उन्हें कहां पता था कि उसका बेटा एक दिन जुर्म के दुनिया पर राज करेगा। वैसे आपको पता है, दाऊद और लॉरेंस के बीच ना एक और सिमिलरिटी है। इब्राहिम कास्कर की तरह लॉरेंस के पिता भी पहले पुलिस विभाग में थे, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, जो बाद में किसान बन गए। माँ एक कुशल गृहिणी है और परिवार एकदम खुशहाल, जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। इसी माहौल में लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई जो है वो अबोहर में हुई। आम बच्चों की तरह उसका भी बचपन बीता, लेकिन 17 साल की उम्र में जब वो साल 2010 में चंडीगढ़ पहुंचा ना और वहां डीएवी कॉलेज में दाखिला लेता है, तो उसकी जिंदगी ना एक नया मोड़ ले लेता है। सत श्री अकाल। अपने ਵੱਡੇ ਭਰਾ यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। साल 2011 में लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में कदम रखा और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल यानी कि सोपू का हिस्सा बन गया। यहीं से उसकी पहचान एक स्टूडेंट लीडर के रूप में बनी। यहीं उसने एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। अक्सर जो लोग छात्र राजनीति में घुसते हैं, उनका एक अलग रौला होता है। वो बेखौफ होते हैं, किसी को भी कहीं भी घेर लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन ये सब कॉलेज की छोटी मोटी नोकझोंक होती है, हार्डकोर अपराध नहीं। तो सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाला लॉरेंस अपराधी कैसे बना? अब देखिए, इसे जानने के लिए हमें उसके निजी जिंदगी में घुसना होगा, उसकी जिंदगी के एक ऐसे पहलू में जिसने शायद उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट किया और अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिया। तो हुआ ये कि लॉरेंस को ना अबोहर में अपनी एक क्लासमेट से प्यार हो गया था और उनके बीच ये रिश्ता चंडीगढ़ आने के बाद भी कायम रहा। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
उस लड़की की वजह से ही लॉरेंस गैंगस्टर बन गया। लेकिन एक घटना ने लॉरेंस की लाइफ में सब कुछ बदल कर रख दिया। बलकरण की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। इस घटना ने बलकरण की दुनिया को पलट कर रख दिया। लॉरेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए बंदूक खरीदी। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के कारण ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2011 की ही बात है। उन दिनों कॉलेज के छात्र चुनावों के दौरान एक विद्रोही गुटों ने कथित तौर पर कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया और उसे जिंदा जला दिया। यह घटना लॉरेंस के लिए एक बड़ा सदमा था। कहा जाता है इसी घटना ने उसे अंदर से बदल दिया और उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसने उसे अपराध की दलदल में धकेल दिया। हालांकि इस घटना से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली आसानी से उपलब्ध नहीं है। हालांकि कई लोग का ये भी कहना है, कई लोग क्या ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना है कि जीएफ वाली कोई बात थी ही नहीं, ये पूरी तरह से मीडिया की उपज है। अब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये लव वाली कहानी लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात होने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। अच्छा, आपको पता है यहाँ मुझे दाऊद और लॉरेंस में एक और सिमिलरिटी दिख रही है। क्या था ना कि दाऊद शुरू से ही ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े कांड करे। वो तो भाई के साथ मिलकर हाथ की सफाई करता था, लोगों को महंगी घड़ी के नाम पर पत्थर बेच दिया करता था। इसी बीच उसे एक पंजाबी लड़की से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम था सुजाता। लेकिन उस लड़की ने परिवार के लिए दाऊद को धक्के मार के घर से निकाल दिया, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसके बाद दाऊद इश्क में तो टूट ही गया, साथ ही साथ गुस्से से भड़का भी हुआ था। और इसी गुस्से का फायदा उठाते हुए एक आदमी ने उसे मनीष मार्केट में एक दुकान खाली करवाने का काम दिया। और फिर दाऊद ने अपना सारा गुस्सा ऐसे निकाला कि इलाके में उसका खौफ फैल गया। मतलब दाऊद को इश्क ने जुर्म के राह पर ला दिया। और लॉरेंस की भी यही कहानी सुनी जा रही है। अब ये कहानी मैंने बताया क्यों, वो भी लॉरेंस के कहानी के बीच में। तो देखिए, दाऊद के बाद अब लॉरेंस ही है जिसका क्रिमिनल कैनवास दाऊद के टक्कर का दिख रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि लॉरेंस की कोई मोहब्बत की कहानी ना रही हो, पर उसे दाऊद जितना वेट देने के लिए कहानी गढ़ी गई हो। बाकी बड़े लोगों की तो कहानियां बनती ही रहती है, फिर चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। खैर, हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो चंडीगढ़ में 2010 से 2012 के बीच ही लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसमें हत्या का प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती जैसे आरोप थे जो उनके छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। उसकी पहली गिरफ्तारी तब हुई जब वो महज 18 साल का था। स्टूडेंट लीडर से झगड़े के बाद चंडीगढ़ में गाड़ियों को आग लगाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए पुलिस की हिरासत में रहा। ये कोई हार्डकोर गिरफ्तारी और जेल नहीं था। यही एक दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। कहते हैं ना कि जेल में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के हिरासत में ही उसकी जान पहचान बड़े बड़े गैंगस्टरों से होने लगी और यहीं से वो तेजी से बदलने लगा। उसकी मुलाकात रंजीत जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी फजील्का से हुई, जो उसका मेंटर बन गया। जेल की दीवारों के भीतर से ही उसने अपराध की दुनिया के गुर सीखे और अपने नेटवर्क की नींव भी रखनी शुरू कर दी। अब यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक छात्र नेता नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया का एक उभरता हुआ चेहरा बन चुका था। उसने अपनी पहचान एक मास्टरमाइंड और प्लानर के तौर पर बनाई, न कि एक हिटमैन के तौर पर। उसे कोई मामूली गुंडा नहीं बनना था जो जाए पैसे के लिए किसी को मारकर आ जाए। वो बनना चाहता था बहुत बड़ा। वो खुद गोली चलाने में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि दूसरों से ये काम करवाता था। और यही किसी भी बड़े डॉन की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो डायरेक्ट किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर उनके इशारे के बिना कुछ भी हो भी नहीं सकता है। फिर चाहे आप दाऊद को देख लीजिए या पाब्लो एस्कोबार। तो जेल से निकलने के बाद लॉरेंस ने अपनी छात्र राजनीति वाली सोपू का इस्तेमाल क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किया
और अपने गैंग की नींव रखी। स्टूडेंट इलेक्शन में मिली हार के बाद उसने जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजील्का जैसे गैंगस्टरों से हाथ मिलाया। ये वो समय था जब उसका गैंग तेजी से बढ़ने लगा था। इसके बाद उसने हरियाणा में काला जठेरी, दिल्ली में जितेंद्र गोगी और राजस्थान में आनंद पाल और उसके बाद अनुराधा चौधरी जैसे गैंगस्टर से भी हाथ मिलाए। देखते ही देखते उसका गैंग 600-700 से ज्यादा शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क बन गया। ये गैंग टाइम के साथ पॉपुलर भी होने लगा, क्योंकि अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। न सिर्फ वहां वो अपनी रंगदारी दिखाते, बल्कि नए सदस्यों को भी जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे ही ये लोग लॉरेंस के नाम से जाने जाने लगे। अपराध की दुनिया में आने के बाद लॉरेंस की दुश्मनी भी कई बड़े गैंग से हुई, जिनमें सबसे प्रमुख बम्बिहा गैंग था। यह दुश्मनी अक्सर खूनी झगड़ों और हत्याओं में बदल जाती थी, और फिर उन हत्याओं का बदला लेना जो कभी खत्म नहीं होता है। इसी बीच साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने मीडिया के कैमरे पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे भी जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इस वक्त तक लॉरेंस को पूरे भारत में नहीं जाना जाता था। इस वजह से उसकी यह धमकी द गून नेक्स्ट डोर से ज्यादा कुछ भी नहीं था। यानी कि बड़ा गुंडा बनने के लिए किसी भी बड़े आदमी को टारगेट कर लो, उनको धमकी दे दो ताकि लाइमलाइट में तुम आ जाओ। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा नाम जुड़ता है, सिद्धू मूसेवाला, और सब कुछ बदल जाता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला का कत्ल हो गया है। कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली। लेकिन ये बात यहां तक पहुंची कैसे जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ? आइए उससे पहले गहराई से समझते हैं। तो शुरुआती एफआईआर से तो लॉरेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो बस एक दिन के लिए जेल गया था। लेकिन जब धीरे धीरे उसका गैंग बढ़ने लगा, वो क्राइम की दुनिया में घुसने लगा, तो उसका एक इनकाउंटर राजस्थान पुलिस के साथ हुआ। और फिर साल 2014 में लॉरेंस बिश्नोई पहली बार गिरफ्तार होकर जेल में पहुंच गया। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो पुलिस के हिरासत से भाग निकला। फिर 2 साल बाद ही सही, लेकिन 2016 में फिर से वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। कहते हैं गोलियां भी चली, पर गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई कर लिया गया, और वहीं से कई राज्यों के अलग अलग जेल में वो शिफ्ट होता रहा। लेकिन इस बीच उसके नाम पर बाहर भी गैंग चल रहा था, और हर गैंग का एक कोई ना कोई दुश्मन गैंग होता है। वैसे ही मैंने बताया ना, लॉरेंस बिश्नोई का भी दुश्मन था बम्बिहा गैंग। तो साल 2017 में बम्बिहा गैंग के एक मेंबर लवी दयोरा की हत्या कर दी गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के करीबी संपत नेहरा का नाम सामने आया था। और पुलिस ने गुरलाल बराड़ से भी पूछताछ की, लेकिन उसे क्लीन चिट मिल गया। ये सोपू से जुड़े हुए लोग थे। जब किसी को कोई सजा नहीं मिली, तो बाद में बम्बिहा गैंग ने अपने हिसाब से उससे बदला लिया, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। और साल 2020 में हुआ ये कि अक्टूबर के महीने में चंडीगढ़ शहर में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू के पूर्व अध्यक्ष गुरलाल बराड़ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाला आदमी गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई तो था ही, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का भी काफी करीबी दोस्त था। इस हत्या से जेल में बंद लॉरेंस और कनाडा में बैठे गोल्डी दोनों को बहुत ही धक्का लगा, और यहीं से क्राइम की दुनिया में इन दोनों के साथ की शुरुआत हुई, और मकसद बना गुरलाल बराड़ की मौत का बदला लेना। लॉरेंस तब अजमेर जेल में था। कनाडा से गोल्डी ने उससे कांटेक्ट किया और बदला लेने की बात कही। लॉरेंस ने इस काम को फिर से संपत नेहरा को सौंपा। आगे उसने संदीप उर्फ काला जठेरी के 2 साफ शूटर तैयार किए, और गोल्डी बराड़ ने फरीदकोट में जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह भुल्लर उर्फ पहलवान की हत्या करवा दी, जो बम्बिहा गैंग से कनेक्टेड था। फिर इस हत्या के जवाब में इसके कुछ महीने बाद गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी दोस्त था, उसका एक तरह से मेंटर था, जो कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट लीडर भी था, विक्की मिड्डू खेरा। उसकी मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस हत्याकांड में पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर सगनप्रीत सिंह की भी भूमिका सामने आई, जो बाद में विदेश भाग गया। लेकिन मिड्डू खेरा की मौत से लॉरेंस और गोल्डी दोनों बौखला गए। तब से ही मिड्डू खेरा की मौत का बदला लेने की पूरी प्लानिंग गोल्डी बरार ने विदेश में रहकर ही तैयार की और मिड्डू खेरा के बदले सिद्धू मूसेवाला को मारना तय किया गया। गोल्डी बरार ने हाल में ही दावा भी किया है, एक डॉक्यूमेंट्री आया था बीबीसी का, आपने देखा भी होगा, उसमें उसने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो मिड्डू खेरा की हत्या में शामिल था। इसके अलावा भी मूसेवाला बम्बिहा गैंग से भी अच्छे कांटेक्ट रखता था और उसने उसके कबड्डी मैच को भी प्रमोट किया, उसमें हिस्सा लिया। इसलिए ही सिद्धू मूसेवाले की गई हत्या, वो हत्या जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। मूसेवाला के अलावा बिश्नोई गैंग ने कई और हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया या उन्हें धमकी दी, जिनमें करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी हत्या कर दी गई, सलमान खान, जिनके घर तक शूटर भेजकर फायरिंग करवाई गई, और इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई का नाम उठने लगा। इन सभी चीजों ने उसे एक गैंगस्टर से सीधे सीधे दाऊद के सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक डॉन की तरह, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ पंजाब या हरियाणा या दिल्ली तक ही नहीं बल्कि उस एरिया में भी घुस गया था, मुंबई, बॉलीवुड, रियल एस्टेट, जहां सिर्फ दाऊद का दबदबा हुआ करता था। वहां लॉरेंस बिश्नोई सीधे सीधे एक पुराने सिंडिकेट, सबसे बड़े सिंडिकेट को टक्कर देने पहुंच गया। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन गोल्डी बरार के साथ आने के बाद उसने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी अपने पांव पसार लिए। एनआईए के अनुसार इस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर है और ये बहुत ही पुरानी बात है। अब तो लगता है कि ये नंबर कहीं ज्यादा बढ़ गया होगा और इस 700 में भी 300 शूटर्स तो आप समझ लीजिए पंजाब में हैं या पंजाब से हैं, क्योंकि मेनली इनका गैंग जो है वो पंजाब से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जो सबसे खतरे वाली बात है वो ये है कि ये गैंग यंगस्टर को बहकाकर अपने साथ जोड़ता है, उन्हें कनाडा या अन्य देशों में भेजने का लालच देता है। इधर जेल में बंद लॉरेंस भी चुप नहीं बैठा रहता है, वो स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन और VPN का इस्तेमाल करके अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान तक उसकी बातचीत चलती है। अब देखिए, कोई भी गैंग ऐसा ही नहीं चलता है कि जेल में VPN मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, पाकिस्तान तक बात हो रही है, कनाडा में फायरिंग हो रही है, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए लगता है पैसा, और इस गैंग की फंडिंग का जो मेन सोर्स है वो है वसूली, रंगदारी। इतना जो डर जमाया है इस गैंग ने, उसके बदौलत रंगदारी की जाती है। इसके अलावा शराब की डीलिंग और हथियारों की तस्करी, यहाँ तक कि दिल्ली में कई बुकीज भी इस गैंग को प्रोटेक्शन मनी देते थे और देते भी होंगे। और हथियारों की तस्करी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कई ऐसे मर्डर्स हुए जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू हथियार आने की बात हुई। जिगाना पिस्टल, इन सभी की जो बात उठती, अतीक अहमद के कत्ल में भी जो जिगाना पिस्टल की बात आई थी उसमें भी पता चला था कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आया था हथियार। तो ये सब जरिया होता है इनका पैसा कमाने का। ये पैसा हवाला के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बरार तक पहुंचाया जाता था, जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने और गैंग के खर्चों के लिए होता था। यही नहीं, ऐसा भी कहते हैं कि गैंग ने थाईलैंड में नाइट क्लब के कारोबार में भी पैसा लगाया है। सोचिए, एक जेल में बैठा शख्स कितना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, बिल्कुल दाऊद की तरह, जिसका एक देश में नहीं कई देशों में बिजनेस फैला हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई भी उसी तरह अपने पांव पसार रहा है, उसका गैंग। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम जुड़ते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर किसी के जुबान पर आ जाता है। आपने सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कई बार धमकी दी है, उनके घर पे फायरिंग भी करवाई है। अभी पीछे कहानी में भी मैंने 2 बार जिक्र किया था। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल साल 1998 में हुए काले हिरन के शिकार का मामला है ये। बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सलमान खान पर इस मामले में आरोप लगे थे कि उन्होंने उसी काले हिरन का शिकार किया था। इधर लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समुदाय से ही आते हैं और इसी वजह से उन्होंने सलमान खान को
अपना निशाना बनाया। उसने मांग रखी कि सलमान खान या तो हमारे मंदिर में आके माफ़ी मांगे या फिर सोच ले भैया क्या होगा, और उसी का नतीजा ये सभी धमकी है, घर पे फायरिंग है। हालांकि सलमान खान को जो पहली धमकी वो 2018 में ही दी गई थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। लेकिन इसके बाद सलमान खान की रेकी शुरू हो गई, उन्हें टारगेट करने का प्लान भी शुरू हो गया, उनके नाम की सुपारी भी निकाली गई थी, ऐसी भी खबर आई थी। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई, जिसकी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने की थी, वो भी देश के बाहर रहकर। उसने 2 शूटर्स भेजे थे। इन सभी चीज़ों में अनमोल बिश्नोई का नाम आया था और अभी भी ये केस रनिंग है, आप समझ लीजिए महाराष्ट्र पुलिस के हाथों में है। यहाँ फिल्मी सितारों के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर्स पर भी अपना शिकंजा जमाना शुरू कर दिया है। गिप्पी ग्रेवाल से लेकर हनी सिंह तक को रंगदारी के लिए धमकी दे डाली गई है। वहीं एपी ढिल्लो जैसे सिंगर्स को तो इसलिए टारगेट किया गया, कनाडा में उनके घर पे फायरिंग करवाई गई क्योंकि उनकी नज़दीकी सलमान खान के साथ थी। एक पंजाबी सिंगर सलमान खान के साथ कैसे घुल मिल रहा है, उसके साथ म्यूजिक एल्बम कैसे कर रहा है, इसलिए उनके घर पे हमला किया गया था। कुल मिलाकर ये सभी कोशिशें थी जिससे लॉरेंस का नाम क्राइम की दुनिया में टॉप पर आते रहे, और ऐसा ही होने भी लगा। लॉरेंस बिश्नोई की बराबरी सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से होने लगी, भले ही डायरेक्टली नहीं, लेकिन सलमान को धमकाते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यानी अनमोल बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट भी वायरल हुआ था कि जिस दाऊद और शकील के बदौलत तुम उड़ रहे हो या कुछ ऐसे ही, उनके नाम के तो हम 2 कुत्ते पालते हैं। यानी दाऊद की बराबरी कुत्ते से की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। मतलब आज की तारीख में लॉरेंस भारत का वो डॉन बनना चाह रहा है जिसके ना आगे कोई हो न पीछे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हर मोड़ पर दाऊद से मिलती जरूर है। आपको याद हो तो जब दाऊद की डी कंपनी भी भारत में मजबूत होने लगी थी और उसके बाद उन पर पुलिस का शिकंजा भी कसने लगा था, इसके बाद दाऊद इब्राहिम को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। आगे उनका गैंग टूट गया और दुश्मनी जिगरी यार राजन से शुरू हो गई। लगभग कुछ ऐसी ही कहानी लॉरेंस गैंग की भी हो गई है इन दिनों। लॉरेंस बिश्नोई 2014-15 से ही जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और यूएपीए सहित 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वो इस समय गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। मार्च 2023 में एनआईए ने बिश्नोई और 15 अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट भी दायर की है। इन सब के बावजूद वो जेल के अंदर से ही अपने सिंडिकेट को चला रहा है, जो पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती है। आपको मैं बता दूं ये भी कि लॉरेंस बिश्नोई को इस कड़ी सुरक्षा में जेल के अंदर रखा गया है कि उस पर कोई भी मामला हो जाए किसी भी राज्य में, वहाँ की पुलिस उसे जेल से निकालकर पूछताछ के लिए ले नहीं जा सकती है। जो भी पूछताछ होगी, जो भी कार्रवाई होगी, पेशी भी होगी तो उस जेल के अंदर से ही होगी लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई को उस जेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और ये सीधे गृह मंत्रालय से तय हुआ है एक कानून के तहत, जिसके बारे में मैंने डिटेल में कहानी सुनाई है, आप चैनल पर देख लीजिएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई इस सुरक्षा में नज़रबंद है एक तरह से जेल के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपना क्राइम का सिंडिकेट चला ही लेता है। लेकिन इस पूरे कहानी में सबसे ताज़ा मोड़ की बात करें तो जून 2025 की रिपोर्ट बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच एक बड़ी दरार आ गई है। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि 2 जिगरी यार अलग हो गए, लेकिन यही सच है। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से इस बात पर नाराज है क्योंकि उन्होंने उनके भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में बेल बॉन्ड दिलाने में मदद नहीं की। बाकी ये पूरी कहानी क्या है ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल पर सुनाई है। पूरी वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि मामला डिटेल में क्या है। बाकी ये थी लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे एक स्टूडेंट लीडर बदले की आग में झुलसकर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इस कहानी में अभी भी कई अध्याय बाकी है और ये देखना होगा कि भविष्य में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का अंजाम क्या होता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत में संगठित अपराध के बढ़ते नेटवर्क और उसके जटिल संबंधों की है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस कहानी के किस पहलू के बारे में आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ ऐसी और भी कौन सी कहानियाँ आप एकदम डिटेल में देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करें। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप बातचीत करें, मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या देखना चाहते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, फिर चाहे आपके मन में जो भी हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़े, हमारा परिवार और बड़ा हो। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।